चलिए, आज का टॉपिक है द नेचर ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। द नेचर ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, है ना। इसमें हम लोग बेसिकली इसका बैकग्राउंड देखेंगे कि रिग्रेशन क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, और इसको किस तरह से हम लोग देखते हैं, मतलब प्लॉट ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। और जो हमारा रिग्रेशन लाइन होता है वो लाइन कैसे क्रिएट होता है, आखिर वो लाइन बनता कैसे है। जब हमारे पास डेटा जो अगर हम स्कैटर करेंगे तो इस तरह से हो जाता है, तो आखिर वो लाइन खिंचाता कैसे है ना। अभी मैथमेटिकली नहीं देखेंगे, अभी सब चीज़ थ्योरेटिकली देखेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कल जो प्रीवियस क्लास में जो बात कर रहे थे कि अल्फा जो होता है एवरेज होता है, बीटा भी हमारा एवरेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं इससे। देखिए, सबसे पहला क्या है कि इकोनोमेट्रिक का, है ना, इकोनोमेट्रिक का रिग्रेशन जो है वो मेन मॉडल है। कल भी बता चुके थे कि बेस मॉडल जो है ना इकोनोमेट्रिक का, वो क्या है, रिग्रेशन ही है, ठीक है। तो रिग्रेशन इज ए मेन मॉडल ऑफ मेन टूल्स है, एक्चुअली हो मॉडल नहीं है, मेन टूल ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। यानी सर इकोनोमेट्रिक्स का कोई भी प्रॉब्लम में हम टूल के रूप में रिग्रेशन का ही यूज करेंगे। हाँ, चाहे वो लीनियर में हो, नॉन लीनियर में हो, चाहे आपका डायनेमिक फॉर्म में हो, स्टैटिक फॉर्म में हो, वो नेचर जो रहेगा वो किसका रहेगा, रिग्रेशन का ही रहेगा। जैसे कि आगे हम बताएंगे, या फिर यहाँ पर भी देख लीजिए कि अगर हम टाइम के साथ अगर देख रहे हैं वाई टी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 वाई टी माइनस 1 प्लस बीटा 2 एक्स टी, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, डायनेमिक है, लेकिन ये टाइम के साथ लीनियरली चेंज कर रहा है। उसी तरह से अगर दूसरा ले लें अल्फा प्लस बीटा एक्स, ये भी नेचर ऑफ रिग्रेशन है, लीनियर रिग्रेशन है, लेकिन ये टाइम नहीं है, स्टैटिक है। फिर उसी तरह से अगर हम ले लें अल्फा प्लस 1 बटा बीटा एक्स, तो ये क्या है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर होगा, क्योंकि ये यहाँ पर क्या हो गया 1 बाय बीटा, मतलब 1 से कम चेंज करेगा, ठीक है। तो आगे हम लोग जो भी मॉडल अप्लाई करेंगे वो बेस जो रहेगा वो क्या रहेगा, रिग्रेशन ही रहेगा, बस इसका नेचर चेंज करेगा, है ना। किसी को डायनेमिक फॉर्म में लेंगे, किसी को ऑटो रिग्रेसिव के फॉर्म में लेंगे, जैसे कि यूटी इज ए फंक्शन ऑफ यूटी माइनस 1, ठीक है। तो यूटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रॉ यूटी माइनस 1, ठीक है, या फिर यूटी इक्वल टू अल्फा प्लस रो यूटी माइनस 1। तो ये भी हमारा क्या हो गया, रिग्रेशन का ही ना फॉर्म आ गया जी। देखिए, ये हो गया आपका विदाउट इंटरसेप्ट, और ये हो गया विथ इंटरसेप्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो करंट एरर टर्म है ना, करंट एरर टर्म है जो अपने प्रीवियस एरर टर्म से कोरिलेट कर रहा है, जिसको हम लोग बाद में ऑटो रिग्रेशन बोलेंगे, है ना। और ये क्या होता है कि एक तो ये कांस्टेंट होगा, जैसे कि शेयर बाजार है ना, तो शेयर बाजार में जो खुला तो वो कांस्टेंट रहेगा, जो प्रीवियस में बंद होगा उसी दर पे आज खुलेगा, तो ये अल्फा हो गया। उसके बाद जो होगा वो क्या होगा कि वोलेटाइल होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा यू टी माइनस 1 प्रीवियस का, ठीक है। या फिर शेयर बाजार कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये समझ में आया ना। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एज ए रिग्रेशन, ठीक है। तो इसको और अच्छा से लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, यू टी इक्वल टू अल्फा प्लस, अब जैसे देखिए किसी भी रेट से ये चेंज करेगा, रो यू टी माइनस 1, एरर टर्म अपने प्रीवियस एरर टर्म पे डिपेंड करता है। जैसे कि जीडीपी है, तो जीडीपी सबसे पहला क्या होता है, अपना प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंड करता है ना, प्रीवियस वैल्यू ऑफ जीडीपी। तो इसलिए आगे जाके हम लोग टाइम सीरीज एनालिसिस में ये चीज ज्यादा को देखेंगे, और ऑटो रिग्रेशन में, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी हम रिग्रेशन फॉर्म को ही यूज कर रहे हैं, बस इसका नाम क्या हो जाता है, ऑटो रिग्रेसिव फर्स्ट ऑर्डर, AR फर्स्ट, है ना। फर्स्ट ऑर्डर मतलब AR करने का मतलब हो जाता है ऑटो रिग्रेसिव। इंटरेस्ट मतलब कि इसका जो होगा उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, 0 से शुरू होगा, है ना। उसका आपका ऊपर से होगा, तो नॉर्मल से यही बताना सर, जो नीचे से स्टार्ट होता है वो डिपेंड करता है आप किस तरह का मॉडल बना रहे हैं, आपका ग्राफ लोड करने के बाद पता चलता है।
यहाँ पर 0 से स्टार्ट होगा, ऊपर से स्टार्ट होगा इसलिए। ठीक है, तो इसी के लिए तो बोलता है कि जो इकोनोमेट्रिक में जो होता है वो मेन टूल्स क्या होता है इकोनोमेट्रिक का, रिग्रेशन मॉडल होता है। ठीक है सर विदाउट इंटरसेक्ट बोले 0 से स्टार्ट होगा। हाँ, सिंपल आपका मैथ का रूल है वो, जैसे y इक्वल टू बी एक्स लिखते हैं, तो अगर x इक्वल टू 0 होगा तो y कहाँ क्या होगा 0, मतलब यहाँ से शुरू होगा। अगर x इक्वल टू 1 होगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा b होगा, मतलब जब x 1 होगा तो ये b होगा, ये कहाँ से शुरू होगा। लेकिन अगर यही रहता y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, तो ये इंटरसेप्ट हो जाता कि अगर x इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बी 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा सिर्फ होगा। मतलब कि यहाँ पर हमारा जब 0x0 रहेगा तो ये कहाँ से शुरू करेगा, यहाँ से शुरू करेगा। चलिए थोड़ा सा हिस्टोरिकल इसको देख लेते हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रिग्रेशन, है ना। देखिए इसको जो दिया था ना, इंट्रोड्यूस बाय या गिवन बाय, दोनों एक ही है। हाँ, इंट्रोड्यूस बाय फ्रांसिस गाल्टन, इंटरसेप्ट फ्रांसिस गाल्टन, है ना, जिसको इसी चलते इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गाल्टन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल रिग्रेशन। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट रिग्रेशन गाल्टन गार्डन लॉ ऑफ यूनिवर्सल रिग्रेशन, यूनिवर्सल रिग्रेशन, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग यही दिया था फर्स्ट टाइम, फ्रांसिस गाल्टन ने ही दिया था रिग्रेशन लाइन को, है ना, या रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट को। ठीक है, इसी चलते इसी के नाम पे इसको क्या बोल दिया था, गाल्टन लॉ ऑफ यूनिवर्सल रिग्रेशन। ठीक है, और इसको जो आगे जाके कंफर्म किए थे या डेवलप किए थे फर्दर, है ना, फर्दर डेवलप एंड टेस्टेड बाय कार्ल पियर्सन। एक्चुअली ये दोनों दोस्त है ना, कार्ल पियर्सन, नाम सुने हैं ना। जी सर। तो देखिए सबसे पहला गाल्टन फ्रांसिस जो था वो टेस्ट जो किया था ना, ये रिग्रेशन जो निकाला था, वो रिग्रेशन किसके आधार पे निकाला था, किस पर टेस्ट किया था, है ना, हाइट ऑफ फादर एंड सन। सन का। तो यहाँ पर क्या था कि सन्स हाइट डिपेंड्स ऑन फादर हाइट, फादर्स हाइट, है ना, कि बेटा का हाइट जो होता है वो पिता के हाइट पे डिपेंड करता था। ठीक है, तो इन्होंने उस समय देखा कि जिसके पापा लंबे होते हैं था, है ना, लॉन्ग, उसका बेटा जो था ना, सन जो होता था, उससे थोड़ा सा छोटा होता था, और जिसका पापा क्या बोलते हैं, हाइट कम होता है, हाँ हाइट कम होता है, उनका बच्चा उससे थोड़ा सा हाइट का ज्यादा होता है, उसका बच्चा जो होता था वो क्या होता था, थोड़ा सा हाइट जो होता था वो बढ़ा हुआ होता था। इधर उल्टा है ना। हाँ, मतलब कि एक एवरेज निकाल रहा था, क्या, जो लंबा होगा वो थोड़ा सा छोटा होगा उसका बेटा, और जो छोटा होगा उसका बेटा थोड़ा सा लंबा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिग्रेशन, एवरेज, समझ गए ना। तो इसी चलते बोला जाता था कि बेटा का हाइट डिपेंड ऑन फादर हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेटा का जो हाइट था वो डिपेंड कर रहा था किसका, फादर का हाइट पे। तो एक देखिए, एक क्या हो रहा था यहाँ पर कि बाप कितना हो, लंबा हो छोटा हो उससे कोई मतलब नहीं, एक एवरेज हाइट सबका होगा ना, कि अगर बाप लंबा हो तब भी उतना होगा, छोटा होगा तब भी होगा, मान के चलिए 3 फीट, है ना, ये तो अब इससे नीचे तो नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है कि अब जो ये चेंज करेगा वो किसके आधार पे चेंज करेगा, बाप के हाइट पे। ठीक है, तो अगर मान के चलते हैं किसी का बाप का हाइट 6 फीट है, 5 कर देते हैं, 6 फीट है, तो y इक्वल टू 3 प्लस
0.5 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 25 30, y इक्वल टू 3 प्लस 6 25 3, तो उसका बेटा का हाइट कितना होगा 6 फीट होगा। अगर ये मान के चलें कि वो दोनों में कोफिशिएंट जो चेंज होता है वो 0.5 के आधार पे, तब अगर 5 फीट होता है तो कितना हो जाता है 3 प्लस 5 या 15 है ना, होता हो 1.5, तो बेटा का हाइट कितना होता है 4.5, ये वाला एवरेज सॉरी 25 नहीं होगा, हाँ तो 5 फीट 5 इंच ये वाला क्या होता है इसमें? कोफिशिएंट, मतलब रेट से चेंज करेगा, इस रेट से हाँ बात समझ में आ रहा है ना। तो ये इसका ओरिजिन एनालिसिस था, सबको नॉर्मल होता है, सो इस पे डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? सर ये लास्ट में क्या बताया y इक्वल टू 3 प्लस 2.5 क्या था? देखिए कहने का मतलब होता है कि किसी का बाप कितना हो उसका बच्चा 3 फीट का होगा ही होगा, 3 फीट से ऊपर ही होगा। जैसे होता है ना कि एक स्टैंडर्ड मान के चला जाता है कि चाहे लेडीज का हाइट कितना हो, हट्टा हो या पतला हो, अगर वो डिलीवरी कर रही तो बच्चा का वेट जो होगा एटलीस्ट 2 kg होगा, समझ गए ना। मतलब कि एक मिनिमम 2 kg नहीं 1.5 kg होगा, इतना तो मिनिमम होगा। अब उसके बाद मम्मी के हेल्थ पे डिपेंड करता है कि वो बड़ा होगा कि छोटा होगा, उसका फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये मिनिमम बताता है कि मिनिमम इतना होगा ही होगा, चाहे वो मम्मी का हाइट 3 फीट हो, 4 फीट हो, या हेल्दी हो, गरीब घर का हो, अमीर घर का हो, डॉक्टर से कंसल्ट किया कि नहीं किया, समझ में आ रहा बात कि नहीं? यस सर। तो वही चीज यहाँ पर कि कौन किस घर का है, कितना बाप का हाइट है वो मैटर नहीं करे, इतना तो ऑलरेडी सबका होता है, मतलब एवरेज हाइट की जो भी होगा इतना से ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा। यहाँ हाइपोथेटिकल मान लिए हैं। चलिए नेक्स्ट है द मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन में इसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है ना। देखिए सबसे पहला जो रिग्रेशन जो है वो क्या करता है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का स्टडी करता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि रिग्रेशन एनालिसिस is concerned with the study of the dependent and independent dependent of one variable and one or more than one independent variable। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि रिग्रेशन जब भी उसको स्टडी करता है वो क्या करता है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। हमको पहले से क्लियर थ्योरेटिकली पता होना चाहिए कि y इज ए फंक्शन ऑफ x या फिर x इज ए फंक्शन ऑफ y, मतलब कि कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है। हाँ पहले आपको थ्योरेटिकली पता होना चाहिए। तो हो सकता है कि अगर y इज ए फंक्शन ऑफ x है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो या फिर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट। तो इसका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू, या y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3 प्लस यू, है ना। कुछ भी हो सकता है, आपका जो प्रॉब्लम है उसके आधार पे ये चेंज करेगा, लेकिन कम से कम एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहना चाहिए। यहाँ पर मॉडर्न जब आता है ना, तो मॉडर्न ये नहीं बताते हैं, मतलब कि जो गाल्टन है वो ये नहीं बताते हैं कि ये चेंजिंग जो बताता है ना अल्फा, वो एवरेज बताता है कि क्या बताता है, ये उस समय क्लियरिफाई नहीं कर पाए थे। तो इसको क्लियरिफाई कौन करता है, मॉडर्न करता है, ठीक है। कि फाइंडिंग आउट, मॉडर्न क्या बोलता है कि रिग्रेशन इज ए फाइंडिंग आउट, है ना, फाइंडिंग आउट मॉडर्न आदमी का नाम है कि हाउ द सर ये कौन सा एवरेज आप जो
of sun changes given the father height. Given the father सर height. एवरेज एवरेज से ये डाल्टन ने बोला था। Father's height. हाँ डाल्टन, ठीक है। Regression can be used for prediction of sun's height. हम सन का हाइट को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि हमारा एक्स, तो अगर यहाँ पर मान के चलते हैं कि किसी का बाप का हाइट 9 फीट है, तो बेटा का हाइट कितना हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 0.5 इंटू 9, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 प्लस 5 9 45 4.5, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 4 3 7 7.5 फीट होगा। इतना हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए बोलता है कि रिग्रेशन जो है ना, उससे क्या होगा? हम प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गया ना? ये तो सिर्फ, हाँ, ये सारा कंट्रीब्यूशन मॉडर्न इकोनॉमिक्स का है कि उसका प्रिडिक्शन हो जाएगा, है ना, सही तरीका से कर सकते हैं, ठीक है। और वो जो अल्फा है वो हमारा एवरेज 7.5 निकला, वो एवरेज हाइट इतना होगा मिनिमम, यही ना दिया सर? हाँ, यदि किसी का बाप का हाइट 9 फीट होगा तो उसका बेटा का हाइट इतना होगा। समझे बात कि नहीं? ज्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होगा, है ना, एवरेज कुछ भी होगा, मतलब एक प्रिडिक्शन हम कर रहे हैं ना जी, कि इतना हो सकता है। अब आगे पीछे तो कुछ तो वेरी कर सकता है, ठीक है। समझ गए बात कि नहीं? ये जो डाल्टन थे ना, वो सिंपली रिग्रेशन देते हैं। तो रिग्रेशन में कैसे हो जाता है? y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू कैसे निकालता था? कि एक को समेशन से गुना करता था, ठीक है, x, और दूसरा को जो जितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उतना से समेशन से गुना करता था। तो क्या है यहाँ पर? समेशन x, तो समेशन y x हो जाएगा इक्वल टू n समेशन x हो जाएगा प्लस बीटा समेशन x स्क्वायर होगा। ऐसे निकालता था। बाद में ना ओएलएस निकाला गया इस सब का निकालने के लिए कि नहीं, अल्फा कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये y ऑन x होगा, तो क्या हो जाएगा? y बार माइनस बीटा कैप x बार, या फिर बीटा कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा? समेशन स्मॉल एक्स वाई बटा समेशन एक्स स्क्वायर, जो हम लोग किससे निकालेंगे? ओएलएस से। तो ये सारा चीज जो है वो किसका है? मॉडर्न का है ना जी। हम n अल्फा लिखने की जगह पर हम n लिख दिए हैं। अब सही है। एन नहीं होगा सर, अल्फा समेशन एक्स होगा सर। अभी क्या बोले आप लोगों को कि अल्फा प्लस बीटा एक्स है, तो पहला इक्वेशन को सिर्फ समेशन से गुना करेंगे। समझ गए बात कि नहीं? अब इधर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो एक बार एक्स से करेंगे, अगर दो रहता तो फिर दूसरा इक्वेशन बनता, है ना। तो यहाँ पर हमारा एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो अब दूसरा इक्वेशन को हम समेशन एक्स से गुना करेंगे। तो ये वाई था पहले से, अब क्या हो जाएगा? समेशन एक्स। पहले से क्या था? अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा? समेशन एक्स। अब यहाँ वेरिएबल है ही है, तो फिर अच्छा वो इसलिए चेंज किया, चेंज कर देते वही वगैरह से वहां एकदम एन के नहीं, इसलिए बोलता बाबा पहले बोला, पहले पढ़ाया तो याद नहीं है कि समय अरे कांस्टेंट के साथ अगर समेशन को गुना करेंगे तो एन होगा, वेरिएबल के साथ करेंगे तो समेशन होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि समेशन से गुना किया और फिर एक्स, तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया ना हो? अब यहाँ से भी आपका क्या है कि समेशन वाई आपका मिल जाएगा, समेशन एक्स वाई भी मिल जाएगा, अब एन भी दिया हुआ रहेगा, समेशन एक्स भी नोन रहेगा, समेशन एक्स स्क्वायर, ये सारे चीज आपका क्या हो जाएगा? नोन होगा, क्योंकि डेटा दिया हुआ रहेगा। अब अननोन फैक्टर क्या है आपका? बीटा एंड अल्फा। तो दो अननोन है और आपका इक्वेशन कितना हो गया? 2। तो सॉल्यूशन का बेसिक कंडीशन पूरा हो जाता है। तो ये सॉल्यूशन यहाँ से हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है।
रिग्रेशन वर्सेस डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप। मॉडर्न कंट्री सर। रिग्रेशन वर्सेस डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप। ठीक है, कि अब रिग्रेशन है और एक डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप है, वो कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है? स्टैटिस्टिक वर्सेस डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप। ठीक है, देखिए डिटर्मिनिस्टिक कहने का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके साथ ही साथ हम लोग क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं? इसका रिलेशनशिप। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं? अल्फा प्लस बीटा एक्स जैसा भी रहेगा, दोनों के बीच पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव होगा प्लस यू आई। तो ये हमारा ट्रेंड को डिसाइड करेगा कि ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा, जीरो से जाएगा। और स्टैटिक्स का क्या रोल होता है? तो देखिए, अगर हम y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स लेते हैं, पिछले क्लास में बता रहे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? स्टैटिक्स, स्टैटिस्टिक्स। लेकिन यू आई लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, तो दोनों में यही अंतर है। नेक्स्ट जो है कि इसका जो कैलकुलेशन होगा, यू आई का जो कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन वो किसके आधार पे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ नॉन वेरिएबल, दैट इज डिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट कहने का मतलब y और इंडिपेंडेंट x। ठीक है, तो यहां पर जो आएगा वो क्या होगा? y और x का ही डेटा हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि यही दोनों ऑब्जर्व है। इसी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे? ui को निकालेंगे, एरर टर्म को क्या करेंगे? टर्म को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग दूसरा टर्म में क्या बोलते थे? स्टोकास्टिक वेरिएबल, स्टोकास्टिक वेरिएबल। आगे समझ में आएगा ओएलएस में स्टोकास्टिक क्यों कहते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है रिग्रेशन वर्सेस रिग्रेशन वर्सेस कॉजेशन, है ना? देखिए, जब हमारा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होता है तो रिग्रेशन ही हमारा क्या बताता है? कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, तो कॉज जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट? कौन सा वेरिएबल कहलाएगा? इंडिपेंडेंट सर। हाँ, कॉज जो होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इफेक्ट जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। कॉजेशन, कॉजेशन। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट, तो जो चेंज होगा, जिसके कारण जो चेंज होगा, जैसे कि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लिख रहे थे, तो यहाँ पर y में जो चेंजिंग होगा वो किसके कारण चेंज होगा? ना, चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x। तो कॉजिंग फैक्टर कौन सा है? कॉजिंग फैक्टर x है। अब ये चेंज कैसे करेगा ये नहीं पता, ये जो चेंज करेगा वो क्या होगा? चेंज ऑटोनोमसली, ये स्वतंत्र रूप से चेंज करेगा, है ना? हाँ, इंडिपेंडेंट। इसके बारे में हमको नहीं पता कि कैसे चेंज किया, लेकिन ये चेंज करेगा तो हमारा y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये चेंज करेगा। तो हम लोग बेसिकली रिग्रेशन में क्या करते हैं कि ये चेंज हो रहा है, इसका पता नहीं लगाते हम लोग, है ना?
है, क्यों कर रहा है, इसका अलग रिसर्च हो जाता है। हम लोग ये देखते हैं कि यदि ये किसी भी कारण से चेंज होता है ना, इफ डेल एक्स चेंजेस फ्रॉम एनी रीजन then what impact on y। ठीक है, मतलब कि x में अगर चेंज हो जाता है किसी भी कारण से, तो हमारा y में क्या चेंजिंग आता है। लोगों को सिर्फ ये नहीं देखना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंट क्यों चेंज हुआ। यहाँ पर ये दिमाग नहीं लगाना है कि आपका आय क्यों बढ़ा, आपको बस ये देखना है कि आपकी आय बढ़ गई तो आपने कंजम्पशन कैसे किया, किससे बढ़ाया, बढ़ाए कि घटाए कि और कुछ किए। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको चेंज होने का कारण क्या है, एक कॉज हो गया एंड ये क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रिग्रेशन हमारा क्या बताता है, कॉज एंड इफेक्ट, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर देखिए ये उतना 100% इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करता है कि कंजम्पशन जो चेंज होगा है ना, वो इनकम के कारण ही चेंज करेगा। बस समझ आ रहा ना, अदर फैक्टर भी तो हो सकता है कंजम्पशन को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये श्योरिटी नहीं होता है कि हाँ इसी के कारण ये चेंज कर रहा है, ये नहीं बताता है कि किन किन कारणों से चेंज करता है। ठीक है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि आपका इनकम बढ़ गया लेकिन आपकी साइकोलॉजी नहीं चेंज की, तो आपका क्या हो जाएगा, कंजम्पशन चेंज नहीं चेंज करेगा। समझ में आ रहा है बात की नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, बीटा 2x1 इंटू वाई। ये एक्चुअली इंटरेक्शन वेरिएबल होता है ना, आगे बताएंगे इंटरेक्शन वेरिएबल। सर ये क्या बता रहा है सर, बीटा 2x1i? ये छोड़िए इसको, बस यहाँ जो समझा रहे हैं बोल रहे हैं कि 100% काउजेशन को ही बता रहा है। ये आपका बढ़ गया लेकिन साइकोलॉजी का आपका जो था वो साइकोलॉजी चेंज नहीं हुआ। मतलब कि अगर आप खरीदने के लिए इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, समझ में आ रहा है बात नहीं, कि थ्योरी के हिसाब से क्या होता है, आय बढ़ने के कारण आपका कंजम्पशन बढ़ जाएगा, लेकिन सिर्फ आय नहीं बल्कि आय के साथ साइकोलॉजी भी चेंज होना चाहिए। तो ये हमारा वेरिएबल क्या कहलाएगा, इनकम भी बढ़ना चाहिए और साथ में साइकोलॉजिकल मतलब कि इंटरेस्ट, ये दोनों होना चाहिए एक साथ। तो इस तरह का वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन वेरिएबल, जो दोनों एक साथ होना चाहिए। ठीक है, कि अगर इनकम बढ़ गया और इंटरेस्ट नहीं है, अब मान लीजिए इंटरेस्ट को 1 कर देते हैं और इसको 0 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y इंटू 1 हो जाएगा अगर इंटरेस्टेड होगा। ठीक है, दूसरा अगर नॉट इंटरेस्टेड है तो ये क्या हो जाएगा, y इंटू 0 हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्टेड नहीं है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है कि वो कंजम्पशन पे कोई इंपैक्ट डालेगा। समझ में आ रहा बात कि नहीं? तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरेक्शन वेरिएबल। ये हम लोग ज्यादातर परफेक्ट एनालिसिस करने के लिए इस चीज को यूज करते हैं। नेक्स्ट है रिग्रेशन वर्सेस कोरिलेशन। रिग्रेशन वर्सेस कोरिलेशन, है ना। देखिए यहां पर कहने में रिग्रेशन और कोरिलेशन में क्या अंतर है, सीधे सीधे सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। तो देखिए एक जो हमारा बताता है, देखिए 2 वेरिएबल है एक्स और वाई, जिससे हम लोग क्या निकालते हैं, कोरिलेशन, और एक एक्स एंड वाई है जिससे हम लोग क्या निकालते हैं, रिग्रेशन। ठीक है, तो यहां पर देखिए कोई यहां पर क्या है, नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट है ना। यहाँ पर कोई डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, मतलब यहाँ पर नहीं पता चलता है कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है। तो जब ये चीज नहीं पता चलता है तो यहाँ पर ये भी नहीं पता चलेगा कि कौन कॉज है एंड कौन इफेक्ट है, कि इसके कारण कौन चेंज हो रहा है ये नहीं बताता है।
हाँ, कितना चेंज हो रहा है, हाउ मच एंड विच डायरेक्शन, बोथ आर चेंज। ठीक है, क्या बताता है कि कितना चेंज होगा, है ना, और किस डायरेक्शन में, विच डायरेक्शन, है ना, बोथ आर चेंज, कि कितना चेंज होगा और किस डायरेक्शन में चेंज होगा। तो ये सिर्फ क्या बता रहा है यहां पर, क्लोजनेस बिटवीन एक्स एंड वाई, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ स्ट्रेंथन, दोनों के बीच कितना मजबूत रिश्ता है ना, लॉलीपॉप वाला है कि दिल वाले दुल्हनिया वाला है, हाँ, है ना, मतलब कितना गहरा संबंध है इसे। ठीक है, क्लोजनेस करने का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच कितना ज्यादा रिलेशन है। ठीक है, डिग्री को कहने का मतलब इसको हम लोग न्यूमेरिकल में माप रहे हैं कि ये 0.8 है कि 0.9 है कि 0.2 है। कहने का मतलब अगर 1% अगर हम इंक्रीज कर देते हैं किसी को भी, वाई को, यहाँ पर कोई क्लियर नहीं है ना कौन किसके होगा, मान चलते हैं कि 1% ये चेंज हो रहा है, तो ये कितना होगा, 0. दोनों के बीच जो है वो कितना का रिलेशनशिप है, 0.8, मतलब कि ये हाई कोरिलेशन है। ठीक है, मतलब कि 1% ये चेंज करेगा तो y अगर 1% चेंज कर रहा तो x भी 0.8% चेंज करेगा, या फिर 1% ये चेंज करेगा तो 0.8% ये भी चेंज करेगा। ये हमारा क्या बताएगा, डिग्री, ये क्या चीज बता रहा था, डिग्री ऑफ स्ट्रेंथन, डिग्री ऑफ कोरिलेशन और क्लोजनेस बिटवीन एक्स एंड वाई, कि दोनों के बीच कैसा गहरा रिश्ता है ना, गहरा है रिश्ता कि गहरा के नाम पे वहां बालू है, समझे, दिखने में लग रहा है समंदर है लेकिन वहां गए तो पता चला कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर सही मायने में बोले तो इसमें गहरा संबंध ही ना बताता है, कितना गहरा है ये बताता है, तो उसको किसी न्यूमेरिकल में मापता है कि 0.5 है इसका मतलब 50-50 है, 0.23 है तो इसका मतलब कुछ नहीं है। वो कैजुअल फ्रेंड के साथ भी वैसा होता है, हाय हेलो कॉमन फ्रेंड इसको बोलते हैं, है ना। गहरा दोस्तों का कितना होना चाहिए, 0.8, 0.9, मतलब एकदम क्लोज, हाँ 0.99। देखते ही गला मिल ले कहाँ थी इतना नहीं होते चलिए ठीक है, ये चीज यहाँ तक समझ में आया ना हो, किसी को यहाँ तक दिक्कत कोरिलेशन में? नहीं सर, समझ में आ गया। अब देखिए रिग्रेशन जो है यहाँ पर, देखिए सबसे पहला इसमें अंतर क्या हो जाएगा, इधर हम बना दे रहे हैं ना, इंडिपेंडेंट कोरिलेशन नहीं होगा ना, इंडिपेंडेंट कि सबसे पहला x और y में पहले ये चूज करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसका, कि y ऑन x या x ऑन y। ठीक है, x का प्रभाव y पर हो रहा है कि y का प्रभाव x पर हो रहा है, मतलब कि पहला स्टेज में आपको क्या करना है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम लिखते हैं y ऑन x तो इसका मतलब क्या हो गया, x जो है इंडिपेंडेंट है और y जो है वो क्या है, डिपेंडेंट है। इसलिए ये इधर रहेगा y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा इक्वल टू वाई बार माइनस बीटा एक्स बार, और बीटा कैप इक्वल टू समेशन एक्स वाई बटा समेशन एक्स स्क्वायर होगा। लेकिन यही चीज
हमारा x ऑन y रहेगा, तो यहाँ पर y जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x जो है वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा y, है ना। तो ये फार्मूला बाद में हम लोग डिराइव करेंगे, यहाँ पर बस ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला चेंज हो जाएगा, अल्फा कैप इक्वल टू x बार माइनस y बार, और बीटा कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन y स्क्वायर। तो ये हो गया क्या, पहला डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि कोरिलेशन में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं होता है, कॉज एंड इफेक्ट नहीं बताता है, लेकिन रिग्रेशन में हमारा कॉज एंड इफेक्ट बताता है। इसमें कोरिलेशन में एक चीज और याद रखिएगा कि डू नॉट फोरकास्ट, कोरिलेशन is not correlation able to forecast, not able to है ना। कोरिलेशन जो है, कोरिलेशन इज नॉट एबल टू फोरकास्ट, है ना, या फोरकास्टिंग कि कोरिलेशन जो है वहां पर कोरिलेशन से हम फोरकास्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो अब इतना सारा इसमें लिख दिया, अब इसमें थोड़ा सा देखते हैं। तो ये चीज समझ में आ गया, पहला डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होता है, जबकि इसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट नहीं होगा। रिग्रेशन में कॉज एंड इफेक्ट होगा, कोरिलेशन में कॉज एंड इफेक्ट नहीं होगा। बाकी बात और सारा चीज इसमें होगा, ये भी बताएगा कि कितना ये चेंज करेगा, ठीक है। रिग्रेशन जो है वो आपका क्लोजनेस भी बताएगा, क्लोजनेस या डिग्री ऑफ कोरिलेशन जो है, स्ट्रेंथ भी बताएगा इसका, या इसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज, है ना। दूसरा डायरेक्शन भी बताएगा, मतलब रिलेशन कि ये सेम डायरेक्शन में जाएगा, सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन कहने का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव रिलेशन, और अपोजिट डायरेक्शन मतलब नेगेटिव। तो ये डायरेक्शन भी बता रहा है और कोरिलेशन भी डायरेक्शन बता रहा था, स्ट्रेंथ बता रहा था। नेक्स्ट जो है इसमें हम लोग मे बी फोरकास्ट, इसमें हम लोग फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं, ट्रेंड निकाल सकते हैं, ट्रेंड। बात समझ में आ गया, किसी को कोई तकलीफ यहाँ तक? इतना कुछ दे रहा है तो हम रिग्रेशन का ही उपयोग करेंगे, तो कोरिलेशन का करेंगे नहीं, कोई जरूरी है कोरिलेशन करे? कैसे ना कीजिएगा जैसे कोरिलेशन नहीं निकालेंगे तो रिग्रेशन। रिग्रेशन जो है एक्चुअली पार्शियल इफेक्ट को बताता है, समझ गए बात की नहीं। जैसे y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस बीटा 2x2, तो ये क्या बता रहा है, पार्शियल में बता रहा है वो, dy बाई dx1, ये कितना हो जाएगा, बीटा 1, dy बाई dx2, ये क्या बता रहा है, बीटा 2। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर x2 इज ए कांस्टेंट, यहाँ पर क्या हो रहा है, x1 इज कांस्टेंट। समझ में आ रहा है बात की नहीं। जबकि अगर हम कोरिलेशन निकालते हैं तो कोरिलेशन कैसे निकालते हैं, मल्टीपल कोरिलेशन, यहाँ पर x1 x2 एंड y2। हाँ ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर में जाइएगा तो इसको लिखेगा बाय वेरिएट, वेरिएट कोरिलेशन, फिर पार्शियल भी रहेगा वहां पर, पार्शियल जनरल सब रहता है। बाय वेरिएट रहेगा तो क्या होगा, x1 x2 x1 y, फिर x2 y, x2 y। जनरल इफेक्ट लिखेंगे यहाँ पे, जनरल कोरिलेशन,
यानी सर कोरिलेशन निकाल के फिर अगर हमको आगे करना है तो रिग्रेशन करेंगे, जैसे x1 x2 में हमको कोरिलेशन दिखा, अब रिग्रेशन जानने के लिए अब इसका हमको मॉडल पे जाना है, रिग्रेशन पे फिट करना पड़ेगा, वही ना सर? इसलिए कोरिलेशन निकालने के पहले ना ये चीज हम लोग को किया जाता है, ये वाला कोरिलेशन निकाला जाता है बाय वेरिएट। तो जैसे कि एक हो गया y x1, दूसरा हो जाएगा y x2, दो वेरिएबल है, होगा ना जी। तो अब इसमें देखेंगे कौन कोरिलेटेड ज्यादा है। अच्छा, ये मान के लिए 0.8 है और ये 0.1 है, तो हमको इसको लेने की जरूरत नहीं है। कौन हो जाएगा, इसी को हमको एक ही वेरिएबल लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x1। पहले इसका सिग्निफिकेंस टेस्ट करते हैं कोरिलेशन के बाद, ऐसे डायरेक्ट हम रिग्रेशन नहीं फिट करते हैं, है ना, ये पहले किया जाता है। नहीं तो कुछ भी वेरिएबल डाल दीजिएगा तो कुछ ना कुछ तो ये करेगा। समझ में आ गया सबको? हाँ सर समझ आ गया। डिफरेंट नेम ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो देखिए एक तरफ हम लोग डिपेंडेंट लिख देते हैं, डिपेंडेंट, दूसरा तरफ इंडिपेंडेंट। देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल को और कितना तरह से जानते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रीडिक्टेड वेरिएबल, प्रीडिक्टेड वेरिएबल, या फिर रिग्रेशन, रिस्पॉन्स वेरिएबल, इंडोजेनस वेरिएबल, सर इसको क्या लिखेंगे? रिग्रेशन, डबल एस होगा, फिर कंट्रोल वेरिएबल, कंट्रोल्ड वेरिएबल, ठीक है। थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग होता है इस दोनों का, है ना, हल्का फुल्का, आगे आगे समझ में आएगा इसको। इंडिपेंडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीडिक्टर वेरिएबल, रिग्रेसर, कंट्रोल्ड रिग्रेसर, स्टिमुलस, एक्सोजेनस और अनकंट्रोल्ड वेरिएबल। ना यहाँ पर रिसर्च वाला मत मिक्सअप कर दीजिएगा, कंट्रोल एंड अनकंट्रोल। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी बोलते हैं ना इंडिपेंडेंट को? नहीं लिखा हुआ है कहीं पे? नहीं लिखे सर, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल ऊपर में लिखा हुआ था, ठीक है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल।